हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान संचार। योर टुडेज मेंटर इज सुभाष शर्मा। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फिजिक्स की। हम एक क्लास 11 का टॉपिक लेंगे, लॉज ऑफ मोशन। पहली बात तो ये कि बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल टॉपिक कुछ बातें फिजिक्स की कर लें कि हम इसे अलग अलग क्लासेस में सेग्रीगेट करने के बजाय अच्छा है कि हम इसे टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करें। टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम ये बोलें कि मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स, तो इस तरीके से फिजिक्स को पढ़ना, हमेशा पढ़ना और समझना दोनों ही आसान होगा, बजाय कि हम इसे टॉपिक वाइज करें, जो बहुत स्टूडेंट गलतियां कर रहे होते हैं 11th 12th में। दूसरी बात यह है कि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा ज्यादा परेशान करता है। आप स्कूल के लेवल पे थ्योरेटिकली थ्योरी को रट करके और आप एग्जाम दे रहे होते हो, ठीक है। जब बच्चे क्लास 11th में आते हैं और वो पीसीएम चूज करते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो कि 10th क्लास तक में किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन में नहीं गए हैं, उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होने लगते हैं, स्पेशली इन फिजिक्स। क्यों होती है ये? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ पे एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। जब पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आता है कि अरे यार ये फिजिक्स है या मैथ्स है, समझ में ही नहीं आता, दोनों में एक टाइप की इक्वेशन, सॉल्यूशंस। तो 10th क्लास तक में आपने जो पढ़ा था वहां तो अच्छी खासी थ्योरी होती थी, आंसर होते थे, ठीक है, क्वेश्चंस होते थे, राइट, कि डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिखते थे, पूरे नंबर मिल जाते थे। अब यहाँ अचानक से क्या आ गया कि हमें पढ़ाया कुछ और जाता है, क्वेश्चन किसी अलग टाइप के आ जाते हैं, तो आप कितनी भी रट लें तब भी वो पूरा नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली समझना। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट। तो आई एम टेलिंग यू कि मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, मैं धीरे धीरे करके आपको मैकेनिक्स के सारे टॉपिक हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि इसे हम अपने वीडियोस पे लेकर के आए, सो दैट आपका मैकेनिक्स का पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट। मैकेनिक्स पहली चीज तो, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मैकेनिक्स यानी कि अगर हम इसे ऐसे, आपको मैकेनिक्स अगर नहीं समझ में आती तो आप समझ लीजिए कि आप जो शुरू करते हैं कि आप इक्वेशन ऑफ मोशंस या मोशन इन वन डायमेंशन से आप शुरू करते हैं काम करना, और वहां से लेकर के ग्रेविटेशन तक के आपके जितने भी चैप्टर हैं ये सब मैकेनिक्स के अंडर में आते हैं। पूरी फिजिक्स एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो दो ही चीजों के अराउंड घूमती है, फोर्स और एनर्जी। अगर ये दो चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने लगे तो धीरे धीरे आपको फिजिक्स समझ में आने लगती है। तीसरी चीज, फिजिक्स को आप एक ओवरनाइट में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश मत करिए। आज पहले तो हम लोग इस टॉपिक की बात करेंगे, राइट, क्यों इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं हम लोग, और ये सारी चीजें मैं आपसे बात करेंगे। बट उसके पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको फिजिक्स को पढ़ना कैसे, जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाया उसको फर्दर घर पे आपको कैसे रिवाइज करना है, कैसे इस पे जाना है, ठीक है। एंड आई एम गिविंग यू अ गारंटी, इफ यू विल फॉलो मी एंड फॉलो दिस वीडियोस, ठीक है, तो आपको किसी और एडिशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ हमारी बातों को फॉलो करें, ठीक है, और उसके बाद आप देखिए कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रातों रात चेंज नहीं होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो हम लॉज ऑफ मोशन को चूज कर रहे हैं। क्यों चूज कर रहे हैं? इसलिए चूज कर रहे हैं कि लॉज ऑफ मोशन से मास आपका इंट्रोड्यूस होता है सिस्टम में, हमारी पढ़ाई में। इसके पहले तक हम जो फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं उसमें मास को नहीं पढ़ रहे होते, राइट, हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं। यहां से हम मास को डिस्कस करना शुरू करेंगे, और लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, ये एक दूसरे से रिलेट होते चले जाएंगे। और यही एक मेजर पोर्शन है जहां से आपके जेई में या नीट में क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन बन के आते हैं? अगर मैं आपके जेई की बात करूं तो मैकेनिक्स से वेटेज जो है आपका मैकेनिक्स का वो 30% का वेटेज है। ओवरऑल क्वेश्चन में 30% वेटेज, बहुत बड़ा वेटेज होता है जो मैकेनिक्स का, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मतलब ये है कि यहां पे हम डिस्कस करेंगे फोर्स। तो सबसे पहली बात तो फोर्स क्या होता है, ठीक है। ये हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो कि फोर्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। यहां से मैंने जैसे आपको बताया कि हम मास को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हमने मास को इंट्रोड्यूस किया, अब अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप एक चीज इमेजिन करने की कोशिश करिए कि अगर मैं किसी चीज को पुश करूंगा, तो अगर मैं जिस डायरेक्शन में पुश करूंगा ये उसी डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगी,
ठीक है, अगर मैं जिस डायरेक्शन में पुश करूंगा ये उसी डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसे इधर धकेलना है तो इधर जाना जरूरी है, अगर मुझे इसे वापस लेना है तो मुझे खींचना पड़ेगा, इधर से पुश करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स जो है मेरी एक ऐसी क्वांटिटी है जहां मेरी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कई जगह पे मैंने देखा है लोग ये समझाते हैं कि सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डेफिनेटली है, लेकिन ये हमने डिफाइन किया है, राइट। वेक्टर एंड स्केलर, दीज आर टू कैटेगरीज। कौन सी क्वांटिटी किस में जाएगी ये हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। हम मतलब फिजिसिस्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट है, आप खुद करके देख लीजिए, आप खुद करके देख लीजिए कि अगर आपको किसी चीज को किसी एक डायरेक्शन में भेजना है तो आपको उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहां पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो इस फोर्स के कारण ये मास कुछ डिस्टेंस आपका शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ गया, राइट। तो हम एक नॉर्मल डेफिनेशन में बोल देते हैं कि जो आपका फोर्स है दिस इज नथिंग बट अ पुश और पुल, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें पता है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें मुझे आपके क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसमें मुझे जरूरत पड़ेगी आपके डायरेक्शन की भी और मैग्नीट्यूड की भी। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, राइट। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं कि मान लो अगर आपका फोर्स कहीं पे लग रहा है, ठीक है, किसी एक इस तरीके की डायरेक्शन में, राइट, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आप पहले ही एक चीज समझ लो जो हम बाद में क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि फोर्स, द टोटल फोर्स इज द सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स अलोंग द एक्सिस, ठीक है। जो टोटल फोर्स है वो टोटल सम है आपका जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे अलोंग द एक्सिस, जो इसके कंपोनेंट्स होंगे अलोंग द एक्सिस, राइट। क्यों? क्योंकि आपका फोर्स आप क्या लिख सकते हो, Fx टाइम्स I कैप, Fy टाइम्स J कैप एंड Fz टाइम्स K कैप, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर नोटिफिकेशन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज समझाता हूं और आप सबको भी समझाना चाहूंगा कि वेक्टर फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बुक्स में मैंने देखा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से सॉल्व करके रखा हुआ है, जबकि हम वहां पे नॉर्मल वेक्टर नोटेशन को यूज करके अगर उसे सॉल्व करें तो उसे सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी, ठीक है। इसलिए वेक्टर फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है आपका। तो अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो फोर्स क्या हो गया, Fx प्लस Fy प्लस Fz टाइम्स K है। फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद ये आपको समझ में आया फोर्स, ठीक है। आपका फोर्स का मतलब क्या हो गया कि फोर्स में आपके सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सारे ही कंपोनेंट्स अलोंग x y z एक्सिस आपको लेने हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि जब भी मुझे फोर्स को सॉल्व करना है तो मुझे फोर्स को 2D में सॉल्व करना पहले जरूरी है। मैं अगर मान लो मेरे पास 3 फोर्स भी हैं तो मैं अलग अलग प्लेन करके इसे सॉल्व करूं, ठीक है, एक बार में मैं एक ही प्लेन सॉल्व करूं, राइट। तो जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर हम केस की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स F इज इक्वल टू Fx, सिंस दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो Fx I कैप प्लस Fy J कैप, ठीक है। तो फोर्स का मतलब क्या हो गया, Fx I कैप Fy J कैप। अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है कि जिस साइड से थीटा एंगल बनता है वहां का कंपोनेंट cos होगा, तो F cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin होगा। यानी y एक्सिस कर रहा हूं आपको क्या मिल रहा है, sin मिल रहा है, x एक्सिस कर रहा हूं क्या मिल रहा है, आपको cos मिल रहा है। आपको I कैप और J कैप में बहुत क्लियर रहना है। अगर हम इसे ओरिजिन ले रहे हैं तो इसके राइट साइड में प्लस I कैप है, इसके ऊपर प्लस J कैप है, ठीक है। एंड अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस I कैप, नीचे आएंगे तो माइनस J कैप। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू F cos थीटा टाइम्स I कैप प्लस F sin थीटा टाइम्स J कैप, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू F cos थीटा टाइम्स I कैप F sin थीटा टाइम्स J कैप, ठीक है। तो फोर्स को हमने इस तरीके से यहां पे रिजॉल्व कर लिया, राइट। ये
बेसिक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है लॉज ऑफ मोशन में, जो हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, हर जगह हम इसे रिजॉल्व करेंगे। हम इसे रिजॉल्व कर क्यों रहे हैं, ठीक है, क्या रीजन है इसे रिजॉल्व करने का? लग रहा है फोर्स लग रहा है, मान लो इसकी वैल्यू 5 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर मैं फोर्स को रिजॉल्व ना करूं, ठीक है, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी, अ फिजिकल बॉडी, विल डिपेंड ऑन द नेट फोर्स, नॉट ऑन इंडिविजुअल फोर्स, ठीक है। जो भी मूवमेंट होगा बॉडी का वो नेट फोर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इस नेट फोर्स का मतलब क्या होगा, देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लॉज ऑफ मोशन को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ साथ अगर आप नोट बनाते चले तो मेरे वीडियो के साथ साथ में आपकी कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से आगे चलें तो आप देखेंगे कि f cos थीटा, f sin थीटा, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर मान लो, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई मेरी बॉडी पे, ठीक है, यहाँ पे F1 लग रहा है, यहाँ पे F2 लग रहा है, सपोज करो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ठीक है। हाँ, बोल रहा हूँ सर इस पे इसका वेट भी तो लगेगा, वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी वेट, रिएक्शन फोर्स, इनको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, ये चीजें हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और सीखेंगे। फिलहाल जो फोर्सेस हम बना रहे हैं उन फोर्सेस से खाली बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे देखना है तो मैंने इसे मैं अगर रिजॉल्व करूं तो ये हो गया F1 cos थीटा 1, जहां से एंगल है उस डायरेक्शन में आपका थीटा 1, और इसका परपेंडिकुलर हो गया F1 sin थीटा 1, ठीक है। सिमिलरली F2 cos थीटा 2 और F2 sin थीटा 2, जैसा कि मैंने बोला कि इस पे वेट भी लगेगा, रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन फिलहाल हम कुछ और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उन फोर्सेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे क्या होगा, अगर मुझे F1 का वेक्टर कंपोनेंट लिखना है तो क्या होगा, ये F1 cos थीटा 1 i कैप प्लस F1 sin थीटा 1 j कैप। और अगर मुझे F2 का वेक्टर कंपोनेंट लिखना है तो क्या होगा, F2 इज इक्वल टू, अब जब आप cos थीटा देख रहे हो तो मैंने क्या बताया, अगर मैं ये xy एक्सिस ले रहा हूं, यानी कि ओरिजिन कहीं बीच में ले रहा हूं ना, क्योंकि इन दोनों का फिजिकल डायरेक्शन हमें साफ साफ दिख रहा है कि अलग है। इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, i कैप आपका माइनस i कैप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस F2 cos थीटा 2 i कैप प्लस F2 sin थीटा 2 j कैप, ठीक है। अब जो मेरा नेट फोर्स है, जो मेरा नेट फोर्स है बॉडी पे, वो F1 प्लस F2 का वेक्टर सम होगा, वो F1 प्लस F2 का वेक्टर सम होगा। तो इसका मतलब इस i कैप j कैप को डिफाइन करने का पर्पस क्या है, इस i कैप j कैप को डिफाइन करने का पर्पस क्या है कि मैं फोर्सेस डिफाइन कर रहा हूं, ऑल द फोर्सेस अलोंग x एक्सिस एंड इन द सेकंड पार्ट ऑल द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो अगर ऑल द फोर्सेस अलोंग x एक्सिस, ऑल द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया आपका, अगर आपने F1 F2 ये डिफाइन कर दिया तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऐड करना है, ठीक है। यानी कि किसी बॉडी पे जो टोटल फोर्स आएगा, किसी भी बॉडी पे जो टोटल फोर्स आएगा वो क्या होगा कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x एक्सिस प्लस सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, ठीक है, इनका वेक्टर सम, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस हम डिफाइन करेंगे। x एक्सिस और y एक्सिस का सिंपल मतलब यहां पे फिजिक्स में ये होता है कि मुझे एक प्लेन डिफाइन करना है, कि मुझे एक कार्टेशियन सिस्टम डिफाइन करना है, राइट। तो x एक्सिस और y एक्सिस हम डिफाइन करेंगे। इसका बोलने का मतलब क्या है कि x एक्सिस y एक्सिस हमेशा 90 डिग्री होंगे, लेकिन वो कहां होंगे, कैसे होंगे, वो हम डिफाइन करेंगे। ये हम डिफाइन करने का मतलब मैं अगेन आपको बताऊं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको ये सिंपल चीजें मिल गई। अब आपको मान लो इस पर्टिकुलर केस में f नेट लिखना है तो क्या हो जाएगा आपका F1 cos थीटा 1 माइनस F2 cos थीटा 2 टाइम्स i कैप प्लस F1 sin थीटा 1 प्लस F2 sin थीटा 2 टाइम्स j कैप। यानी किसी बॉडी पे उस बॉडी का पोजीशन चेंज, अभी मैं वर्ड एक्सेलरेशन नहीं यूज कर रहा हूं जब तक हम न्यूटन लॉ को डिस्कस ना करें, ठीक है। पोजीशन चेंज इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पे नेट फोर्स कहां लग रहा है, ठीक है। और
ये जो पार्ट हम लिख रहे हैं कि F net is sum of forces on the body, अगर मैं इसे जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि F net is F1 plus F2 and so on। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब बहुत सिंपल है कि सारे ही फोर्स को एक प्लेन पे m मास की बॉडी पे हमने सुपर इंपोज किया, सारे ही फोर्स को एक प्लेन पे m मास की बॉडी पे हमने सुपर इंपोज किया, और सुपर इंपोज करके हमने क्या किया, यहाँ पे सुपर इंपोज करके हमने उन्हें वेक्टोरली ऐड कर लिया। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हर वेक्टर क्वांटिटी में लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हर वेक्टर क्वांटिटी में लगेगा, नॉट ओनली फॉर फोर्स। जब जब एक बॉडी पे मल्टीपल काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ऐड करे, मतलब एक्ट करेंगी, तब तब आप उनका नेट इफेक्ट कैसे निकालोगे, उनका वेक्टर सम करके। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है कि F net is equal to F1 plus F2, ठीक है, तो मैं सिंपल इसे फॉर्मूले में लिखूं कि F net vector will always be defined as summation of Fx into I cap plus summation of Fy into J cap। ये तो किया था ना हमने यहाँ पे। तो किसी भी बॉडी में नेट फोर्स मुझे देखना है तो मैं ऐसे ही देखूंगा, राइट। तो ये आपके लिए एक बेसिक इक्वेशन बन के आ गई, बेसिक फॉर्मूला बन के आ गई। बहुत से स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो 11th एग्जाम के एंड टाइम तक आ जाते हैं, ठीक है, एंड तक, बट वो सिंपल लॉज ऑफ मोशन के मास एक्सेलरेशन के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे होते। उसका रीजन बेसिकली यही है कि जब आप बेसिक स्टडी कर रहे हो तो बेसिक स्टडी के कुछ पॉइंट्स आप छोड़ रहे हो। अच्छा, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, F = F1 + F2 हमने रट लिया, लेकिन एक्चुअली वो है क्या, वो ये है कि आप सारे फोर्सेस को पहले रिजॉल्व करो, क्योंकि वेक्टर सम करोगे कैसे, वेक्टर सम तो आप तभी करोगे ना जब फोर्सेस आपको सेम एक्सिस पे मिले। सेम एक्सिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्लस माइनस करना पड़ेगा, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा, वो वेक्टर खुद बताएगा कि प्लस है या माइनस है। जैसे कि जब हम वेक्टर पढ़ाते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, वेक्टर में सिर्फ एडिशन होता है। वेक्टर एडिशन पढ़ा है हमने, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि आप ऐड करिए, अगर उसे सब्ट्रैक्ट होना है तो ऑटोमेटिकली खुद होगा, वो वेक्टर खुद नोटिफाई करता है, दैट इज व्हाई इट्स वेक्टर, राइट। तो ये हमारा पहला कांसेप्ट क्लियर हो गया कि किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। एंड हाउ वी विल फाइंड द इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, पहले हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे और एक्स एक्सिस पे पहले ऐड करेंगे, वाई एक्सिस पे ऐड करेंगे, और इनका वेक्टर सम जो होगा वो नेट फोर्सेस के बराबर होगा। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारा है कि कितने टाइप ऑफ फोर्सेस हमें पढ़ने पड़ेंगे सो दैट मुझे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर धीरे धीरे समझ में आना पड़े, सो दैट मुझे जो भी सराउंडिंग में फोर्सेस लग रहे हैं वो मुझे क्लियर होते जाए। फोर्सेस बहुत सारे टाइप के, फोर्सेस बहुत सारे टाइप के, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे, मैग्नेटिक फोर्सेस होंगे, आपके प्लैनेटरी मोशन के अलग फोर्सेस होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस अलग होंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी को ऑलमोस्ट सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं तो अभी आपको मैकेनिकल फोर्सेस, राइट, मैकेनिकल फोर्सेस, वो फोर्सेस जो आप लगाओगे एज अ ह्यूमन, हम उन्हीं फोर्सेस को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और बाकी के लिए हमारे पास में अलग अलग चैप्टर्स हैं, जब हम वो चैप्टर्स पढ़ेंगे तब उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें सबसे पहले चीज ये समझनी कि जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग हमेशा एक जो फोर्सेस हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हम लोग ये फोर्सेस लगा रहे हैं तो हम ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि ये सब कुछ रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, हम कोई भी चीज थर्मली एलिवेटेड टेम्परेचर पे हम काम नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज फिर हमें थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट भी यूज करने पड़ेंगे, थर्मल के कॉन्सेप्ट भी यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थर्मल में भी कुछ फोर्सेस होते हैं जो अलग से लग रहे होते हैं। तो वो सारी बातें अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम वो सारी बातें नहीं कर रहे तो ऐसे कितने अलग से फोर्सेस हैं जिनकी मुझे नॉलेज होनी चाहिए, राइट, पहले हम उनको समझ लेते हैं। कौन से फोर्सेस, वो फोर्सेस नहीं जो हम लगा रहे हैं, हम उन फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो ऑटोमेटिकली बॉडी पे लगेंगे, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देंगे लेकिन हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है। तो अगला चीज हमें क्या पढ़नी है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आप इन चीजों को जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप इसे वैसे ही नोट करते चले जाइए। अब देखिए, अगर आप टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, अगर आप टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो टाइप ऑफ फोर्सेस में पहला फोर्स है वेट,
जैसे मैंने बोला ना कि अभी मैंने उसमें mg फोर्स नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि अभी हमने इसे डिस्कस नहीं किया था। जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो ये हम लगाएंगे आपसे। तो अगर मान लो कोई एक, कभी भी हम लॉज ऑफ मोशन में इस तरीके से चीजें बना रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम क्या दिखा रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड प्लेन है। ये रिस्ट्रिक्टेड प्लेन है, कुछ भी हो सकता है, टेबल हो सकता है, अर्थ हो सकती है, रिस्ट्रिक्टेड प्लेन है। इसके नीचे मास नहीं जा सकता अपने आप। यहाँ पे हमने मास को रखा हुआ है, राइट। अगर m मास मैंने सॉरी अगर m मास मैंने यहाँ पे रखा है तो अब वेट कहाँ लगेगा? आपको ध्यान रखना है कि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। या आप ये बोल सकते हो कि बॉडी वेट इज ऑलवेज माइनस mg टाइम जे कैप, है ना। तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। बोले इसमें क्या सर, ऐसे रखा है तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप कहीं भी रखें इसे, मान लो मैं किसी इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, जो कि एक फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, अगर मैं किसी मास को रखता हूं उस समय भी इस पे जो वेट लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हम सब अभी अर्थ के टॉप पे, सरफेस पे खड़े हैं, तो हमारा जो वेट है दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, तो ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ये हमारा पहला फोर्स होता है। दूसरे फोर्स की हम बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। दूसरे फोर्स की जो हम बात करते हैं इसे हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन फोर्स? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एज पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उनका डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। लेकिन ये रिएक्शन फोर्स वहीं से आया है, ये रिएक्शन फोर्स वहीं से आया है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। यानी रिएक्शन फोर्स तब होगा जब एक्शन फोर्स होगा, ठीक है। रिएक्शन फोर्स तब होगा जब एक्शन फोर्स होगा। तो आपको पहले क्या समझना पड़ेगा कि रिएक्शन फोर्स के समय में हमेशा ये चीज आप ध्यान रखेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर बनना चाहिए, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनना चाहिए। दूसरा पॉइंट न्यूटन थर्ड लॉ जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि अगर बॉडी पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है, अगर बॉडी पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है तो ये तब लगेगा जब दो बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है कि ये किस्म का कांटेक्ट फोर्स है, ये हवा में अपने आप नहीं लगेगा। बॉडी वेट तो हवा में भी लगेगा। मैंने हवा में किसी बॉडी को रख दिया, ठीक है, वो फ्री फॉल कर रही है, तब भी उसका बॉडी वेट लगेगा। लेकिन रिएक्शन फोर्स तभी लगेगा जब कांटेक्ट फोर्स होगा, कोई कांटेक्ट सरफेस होगा, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी। अगर मैं अपने दोनों हाथों को पुश करूं तो ये दोनों हाथ, अगर मैंने इस हाथ से इसे पुश किया तो दूसरा हाथ उसका रिएक्शन देगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, राइट। तो इसी तरीके से आपको समझना है। तीसरी बात ये होती है कि ये रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, राइट। तो रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस होगी। रिएक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस होगी। अब अगर मुझे रिएक्शन फोर्स बनाना है तो मैं रिएक्शन फोर्स कैसे बनाऊंगा कि मान लो अगर मैंने यहां पे एक मास रखा m, तो mg तो नीचे की तरफ लग रहा है, ये एक्शन फोर्स हुआ, और उतने ही एक्शन का रिएक्शन ये कांटेक्ट सरफेस आपको ऊपर की तरफ देगा, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। लेकिन मान लो अगर mg आपका कुछ इस तरीके का है, इंक्लाइन प्लेन पे, अगर mg कुछ इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे है तो इसका रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लगेगा। इसका रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लगेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, रिएक्शन जो आपका वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन रिएक्शन फोर्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि आपका कांटेक्ट सरफेस कहां है और उसे कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगना है, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन फोर्स होगा।
ये दूसरा फोर्स है जो रिएक्शन फोर्स हम बनाते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सेकंड पार्ट है, उसे हम बाद में सीखेंगे। हम इंक्लाइंड केस को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट, उसे हम बाद में सीखेंगे, लेकिन ये आपका दूसरा पार्ट है। अगर आप अब देखेंगे, अगर आपको रिएक्शन फोर्स का पता चल गया, ठीक है, अगर आपने ये पढ़ लिया, हमने दो चीजें समझी यहाँ पे, वेट कैसे एक्ट करेगा और रिएक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा। दूसरी चीज जो होती है, जो हमें समझने की जरूरत है, वो होती है टेंशन। अब ये टेंशन होता क्या, पहले तो इस टेंशन वर्ड का मतलब समझो, है ना। टेंशन वर्ड का मतलब समझो, टेंशन क्या है, जिस पढ़ना ही एक बहुत बड़ा टेंशन है, राइट। क्यों टेंशन है, ठीक है। अब इस टेंशन को पहले आप समझें कि टेंशन क्या होगा। एग्जाम टाइम आने वाला है, आपको टेंशन शुरू हो जाती है। एग्जाम टाइम के पहले कोई टेंशन नहीं थी, पढ़ तो आप तब भी रहे हो, पढ़ तो आप तब भी रहे हो, लेकिन जब एग्जाम के टाइम पे पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी टेंशन है, ठीक है। एक पॉजिटिव फ्रेम में एक लिमिट तक टेंशन बहुत अच्छी चीज होती है, एक लिमिट के बाद टेंशन अच्छी नहीं होती। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगोगे एग्जाम का, तो फिर आप अपने एग्जाम का पेपर खराब कर लोगे, ठीक है। तो टेंशन का मतलब क्या है, जब एग्जाम आपका पास आया, आपके एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो आपको टेंशन है, ठीक है। पहली चीज तो जो टेंशन, जो तीसरा टाइप का फोर्स है, हम ये यूज करेंगे इन केस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, हम इसे यूज करेंगे इन केस ऑफ स्ट्रिंग। मान लो मैंने किसी स्ट्रिंग से किसी मास को हैंग किया, मैंने किसी स्ट्रिंग से किसी मास को हैंग किया, तो mg मास नीचे की तरफ लगेगा, और इस mg मास के कारण मैंने क्या बताया, टेंशन कब लगेगा, जब आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा तो एक सेल्फ सस्टेनेबल इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। इस डेफिनेशन को याद रखेंगे आप टेंशन के लिए कि सेल्फ सस्टेनेबल इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, राइट। सेल्फ सस्टेनेबल इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स इज टेंशन, यानी कि अपने आप को, अपनी पोजीशन को सस्टेन करने के लिए ये रोप इंटरनली एक अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स के एक फोर्स क्रिएट करेगी, जिसे हम बोलेंगे टेंशन, ठीक है। एक फोर्स क्रिएट करेगी जिसे हम बोलेंगे टेंशन। टेंशन एक चीज और समझ लो, अगर मान लो ऑल ऑफ अ सडन मैंने इस रोप को कट किया, ठीक है, अगर मान लो ऑल ऑफ अ सडन मैंने इस रोप को कट किया, तो अब आप अगर इस नीचे की रोप और ऊपर की रोप को ध्यान से देखेंगे, तो नीचे की रोप पे जो टेंशन है उसका एक्सटर्नल फोर्स mg है, लेकिन ये ऊपर की रोप पे जो टेंशन होगा उसका एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ये वाला टेंशन है, राइट। तो उस समय इस पे टेंशन किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। आप बोलोगे सर जब पीछे से कट कर दिया तो टेंशन लगेगा क्यों, आपकी मैंने क्या बोला, अज्यूम करो अगर हम इसे कट करें तो काट नहीं रहे हैं, काट नहीं रहे हैं एक्चुअली, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि नीचे के सरफेस पे इधर, ऊपर के सरफेस पे इधर, क्यों, अभी तो इसकी कोई जरूरत है क्या, बिल्कुल ऐसा। इस स्ट्रिंग को मैंने ऊपर एक और सरफेस के साथ में हैंग किया है, राइट। इस स्ट्रिंग को मैंने ऊपर के सरफेस के साथ में हैंग किया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा ये बताओ इस सरफेस पे रिएक्शन फोर्स कितना होगा, ये सरफेस भी तो फोर्स लेगा नहीं लेगा, तो इस सरफेस का जो रिएक्शन फोर्स है उसके लिए एक्शन फोर्स होना चाहिए, उसके लिए एक्शन फोर्स कौन सा है, ये वाला टी है। अब इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर चला जाएगा। ये जो बीच में हम काट के टेंशन को डिफाइन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी कनेक्टेड बॉडीज जब आगे बढ़ेंगी, जब मेरी कनेक्टेड बॉडीज आगे बढ़ेंगी, उस पर्टिकुलर केस में हमें टेंशन को शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। टेंशन को मुझे शिफ्ट करना पड़ता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, राइट। इसीलिए मुझे इस टेंशन को समझना बहुत जरूरी है। तो टेंशन को हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं, मेन एक्शन फोर्स से आप पैरा टेंशन डिफाइन करिए, फिर इस रोप से जब दूसरे को कनेक्ट करना है तो आप इस टेंशन से इस रोप के इंटरनल दूसरे टेंशन को डिफाइन करिए, फिर इसको शिफ्ट करिए दूसरे पे,
इस तरीके से हमें टेंशन को शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि हमें पुली का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक मासलेस फ्रिक्शनलेस, राइट, आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मेरे पास में मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली है। तो मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली में आपका देखते जाओ आप, यहां पे इसका वेट लगेगा तो यहां टेंशन लगेगा, फिर ये टेंशन इधर आएगा, फिर ये टेंशन इधर आएगा, फिर ये टेंशन इधर आएगा, फिर ये फोर्स इधर जाएगा। धीरे धीरे ये टेंशन बढ़ेगा, धीरे धीरे ये टेंशन बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको इसीलिए समझना जरूरी है कि टेंशन को हम शिफ्ट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप इसमें और ध्यान रखो कि इन अगर कभी भी आपका मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली की बात कर रहे हैं तो इन सेम रो टेंशन विल बी सेम, टेंशन अलग अलग नहीं होगा, इन सेम रो टेंशन विल बी सेम, ठीक है। रोप अगर यही है तो यहां का टेंशन यहां का टेंशन बराबर होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर टेंशन अलग अलग हो गया, एक चीज समझने की कोशिश करो कि मान लो ये मेरी स्ट्रिंग और यहां पे मैंने फोर्स लगाया F, यहां पे मैंने फोर्स लगाया F2। अगर टेंशन अलग अलग हो गया इसके अंदर इंटरनली T1 और T2 हो गया तो इस रोप का यहां फोर्स अलग है, यहां फोर्स अलग है, तो इस रोप के अंदर एक रिलेटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा जो इस रोप को मूव करना चालू कर देगा। लेकिन ऐसा होता है हमने कभी देखा नहीं ना। आपने मान लो किसी चीज से हैंग किया है, ठीक है, एक पुली में अपने हैंग करके रखा हुआ है, या मान लो कुएं से पानी खींच रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि रोप अपने आप ऊपर आ जाए, अपने आप नीचे चला जाए। अब जितना ऊपर की तरफ खींचोगे उतना ही रोप नीचे से ऊपर भी आएगा, राइट। अगर इस पुली में मान लो यहाँ पे ये 10 मीटर नीचे जाएगा तो ये 10 मीटर ही ऊपर आएगा। और ये कब पॉसिबल है? जब सेम एक्सेलरेशन और सेम फोर्स, अलग अलग फोर्स के लिए एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगी, रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। तो रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है विद इन द सेम रो, राइट। तो विद इन द सेम रो अगर रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? उसके कारण में आपका अगर मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो आपका सेम रो में टेंशन सेम होगा, ठीक है। ये तीन फोर्स हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अप्लाइड फोर्सेस तो बहुत सारे हैं। अप्लाइड फोर्सेस आप कहीं भी आप डायरेक्शन लगा के फोर्स बना दो, ठीक है। लेकिन ये तीन एक ऐसे इंटरनल फोर्स है जो लगेंगे, जो आपको लगाने होंगे खुद से क्वेश्चंस को देख करके, राइट। अगर आप क्वेश्चंस को देख करके तीनों फोर्सेस लगाएंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद करते हैं हम लोग लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम फोर्सेस की बात कर रहे थे। इसके बाद एक फोर्स स्प्रिंग फोर्स भी होता है, पर मैं उसका यूजुअली डिस्कशन अभी नहीं करता। स्प्रिंग के केसेस को हम लोग बाद में अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो अपने आप में पूरी थ्योरी ना। हम लोग स्प्रिंग के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि उसे हम एक साथ ही अलग से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हम मासेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब अगली बात पे हम लोग आते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा। अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपको समझ में आना शुरू हो गया तो आप समझ के चलो कि फिर धीरे धीरे आपको मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। और अगर मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हो गए तो ऐसा होगा कि फिर आगे आपसे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खुद से बनने लगेंगे। अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो आपको पता है कि लॉज ऑफ मोशन आपके पास में तीन है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो तीन लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कई जगह मैंने सीबीएसई में क्वेश्चंस देखे हैं कि जिसमें ये बोला जाता है कि प्रूव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बाय द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। दिस क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज रॉन्ग। आप पास समझने की कोशिश करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉ? लॉ का मतलब होता है कानून, ऐसी चीज जिसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्वेश्चन। Do you ever question that why do we stop at the red light? No, that's a rule that we all have to stop at red light. Similarly, laws of motion का मतलब होता है, आप फिजिक्स दो कैटेगरी की होती है। एक तो होता है आपका एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और एक आपका होता है थ्योरेटिकल फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स का मतलब होता है जो कॉन्सेप्ट्स आपके यूनिवर्स में हैं
उन कॉन्सेप्ट्स को साइंटिस्ट ने देखा, समझा और उन्हें पेन और पेपर लेकर के विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रूव किया। अनलेस अंटिल यू आर हैविंग अ वेरी गुड जस्टिफिकेशन ऑन द काउंटर ऑफ इट, आपको इसे मानना पड़ेगा। तो वैसे ही न्यूटन ने 3 अलग अलग लॉ दिए हैं, तो वो तीनों लॉ अलग अलग चीजों को डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए हम उसे इस चीज में अंडरस्टैंड ना करें, ये तीनों लॉ कहीं ना कहीं इंटररिलेटेड हैं। हम मैग्नीट्यूड वाइज प्रूव कर सकते हैं, बट है ये तीनों लॉ 3 अलग अलग चीजों को दिखाते हैं। जैसे कि पहला लॉ आपका ये बोलता है कि इफ एफ नेट ऑन एनी बॉडी इज 0, अगर नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी इज 0, देन net acceleration of the body will also be 0, or we can say body will have unaccelerated motion। इसी को हमने नाम दिया हुआ है लॉ ऑफ इनर्शिया भी। लॉ ऑफ इनर्शिया आपको ये समझना पड़ेगा कि इनर्शिया एक ऐसी चीज है जिसको क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन करना बहुत इजी है, क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करना में थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि हम बस में बैठे हैं, बस वाले ने अचानक ब्रेक लगाया, तो अगर आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ अपने आप झुक जाती है, लेकिन अगर हम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपकी बॉडी जो आगे की तरफ अपने आप झुक रही है, तो मेरा स्टूडेंट से कई बार ये सवाल होता है कि आपकी बॉडी आगे की तरफ क्यों झुकी, आपकी बॉडी आगे की तरफ क्यों झुकी। बहुत सी जगह मेरे को आंसर ये मिलता है कि सर हम बस में थे, हमारी अपर पार्ट जो था वो बस से अलग था, वो ऑलरेडी मोशन में था, फोर्स हमने बस पे लगाया, हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक गई। बिल्कुल सही बात है, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ स्पीड। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं, मैं आपसे ये पूछूं कि ठीक है चलो आपकी बॉडी आगे की तरफ झुक रही है, अगर आपने अपनी बॉडी को फ्री छोड़ दिया तो आप अपने सामने वाले सीट के आदमी से टकरा जाओगे, आप फ्री तो छोड़ोगे नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि आप अपनी बॉडी को आगे की तरफ से टकराने से रोक सको? क्योंकि बस के इंजन पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूं बस को रोकने के लिए, अगर वही फोर्स आपकी बॉडी पे लगा दिए तो शायद आप अपना एक्सपीरियंस आप बताने के लिए रहो भी ना, क्योंकि वो फोर्स बहुत ज्यादा फोर्स होगा, तो उतना फोर्स तो हमें नहीं लगाना। तो इनर्शिया को क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन करना बहुत इजी है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, बस रुक गया, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली कितना फोर्स लगेगा इनर्शिया में, इनर्शिया कितना फोर्स जनरेट कर रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी आगे जो जा रही है वो कितने फोर्स से आगे जा रही है, राइट। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए हमें फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, दिस इज ओनली वैलिड, पहले आप एक चीज समझ लो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर ओनली वैलिड इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि वो रेफरेंस फ्रेम जो, तो आपको पता है कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब ये है जहां पे आपका वो रेफरेंस फ्रेम जो या तो स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी कि अगर आप किसी एक्सेलरेटेड, ऑलरेडी एक्सेलरेटेड बॉडी पे बैठे हुए हो तो उस फ्रेम को हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है? ऑब्जर्वर की वो पोजीशन जब वो या तो वो कांस्टेंट अपनी जगह पे खड़ा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है, इसको हम बोलते हैं कि F इज इक्वल टू ma। अभी हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वर्ड को यूज नहीं करेंगे, सिंपल F इज इक्वल टू ma, राइट। यानी कि आपका फोर्स जो है वो एक्सटर्नल है, अगर आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो इंटरनली एक एक्सेलरेशन आपका जनरेट करेगा, ठीक है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको ऑलरेडी पता है कि एक्शन रिएक्शन की बात करता है कि अगर एक्शन है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। सिंस वी आर मेकिंग दिस वीडियो, क्यों बना रहे हैं हम लोग ये वीडियो? ताकि हम अपने को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर सकें, ठीक है। तो मैं इन डेफिनेशंस को नोट करवा के और इन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम सीधे सीधे कुछ चीजों पे चलना चाहेंगे, ठीक है। हम उन कॉन्सेप्ट पे चलना चाहेंगे जिनके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे मुझे ये समझ में आएगा अच्छा लॉ ऑफ मोशन ये होता है, एग्जैक्टली, राइट। तो आज हमने देखा है कि टाइप ऑफ फोर्सेस क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के फोर्सेस हम लोग देखते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स को हम लोग देखना चालू करेंगे, कहां से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम और इन तीनों लॉज को फिर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। तो आज के वीडियोस के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर टुडे।